मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, तब से लेके आज तक लगातार दिन और रात आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरी आस्था है, आप मेरे विश्वास हैं, आपकी सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। एक पुजारी के भाव से कैसे और बेहतर सेवा करूं, लगातार मेरी ये कोशिश रही है। मैं जब आया, प्रदेश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा था। मेरे आने के बहुत पहले जनवरी में, फरवरी में यह महामारी मध्य प्रदेश में घर कर गई थी। महामारी तो आ गई थी, लेकिन व्यवस्थाएं कोई बनी नहीं थी, सिस्टम कोई था नहीं, यहां तक के टेस्ट होते ही नहीं थे, सैंपल लेने की व्यवस्था ही नहीं थी। और तब से लेके आज तक दिन और रात इस महामारी के पंजे से कैसे प्रदेश को निकालूं, आपके सहयोग से इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। और आज मैं कह सकता हूं कि जो व्यवस्थाएं बनाई उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। पहले तो टेस्टिंग लैब ही नहीं थी, 2 लैब में 60 टेस्ट होते थे, आज 11 लैब हमारे पास है, 2000 टेस्ट रोज हम कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश से सैंपल लेके दूसरे प्रदेशों की लैब में भी हमने भेजे हैं। हमने मूल बीमारी के स्रोत को पहचानने के प्रयास किए। जो व्यवस्थाएं थी वो खड़ी करने की हमने कोशिश की। पीपी किट्स हो, मास्क हो, दवाइयां हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हो, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो, जनता को साथ लेना हो, अलग अलग इलाके जहां ये बीमारी घर चुकी थी उनके कंटेनमेंट क्षेत्र बनाना हो, हॉट स्पॉट घोषित करना हो, लॉकडाउन, कुछ नगरों को सील करना, अनेकों तरह की व्यवस्थाएं आपके सहयोग से बनाई। और अब उन व्यवस्थाओं का परिणाम है कि पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन संख्या लगातार कम होने लगी है। अब अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं लोग स्वस्थ होकर। कल ही भोपाल के चिरायु अस्पताल से 45 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर गए। मेरे बहनों और भाइयों, इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। समय पर अगर टेस्ट हो जाए, बीमारी पता चल जाए, लक्षण दिखते ही अगर दिखा लिया जाए, तो ये सर्दी जुकाम और खांसी से, बुखार से बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन ये जानलेवा तब बनती है जब हम देर कर देते हैं। मुझे खुशी है कि समाज ने इस बीमारी को पहचाना, अब सब सहयोग कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आधा मध्य प्रदेश तो इस बीमारी से मुक्त है, लेकिन हमारे 8 जिले शिवपुरी, मुरैना, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, आगरमालवा, शाजापुर, मंदसौर एवं बैतूल में भी पिछले 1 सप्ताह से कोई भी नए संक्रमण का केस नहीं आया है। संकट बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेगी और हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स है, उनको और उनके परिजनों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार नाम सुन के ही हम परेशान हो जाते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में नया प्रयोग कर रहे हैं, जहां कोरोना के पेशेंट्स एडमिट है, वहां उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर रहे हैं। वहां गीत, संगीत, फिल्म दिखाना, मनोविनोद के बाकी साधन जुटाना, ताकि वो आनंद महसूस कर सके। कई बार अकेले रहते रहते भी
मन निराश हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब हम जीतेंगे ये विश्वास पैदा करने के लिए अनेकों नई गतिविधि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा फिर कहना है, घबराना नहीं है, लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। जहां पॉजिटिव प्रकरण है, जो इलाके हमारे संवेदनशील है, हम मिलकर इस बीमारी को समाप्त करके जीतेंगे। लेकिन इस बीमारी ने हमारी जिंदगी को भी बहुत कठिन बना दिया है। मैं आपके कष्ट जान सकता हूं, विशेषकर मेरे गरीब बहनों और भाइयों। रोजगार के बिना कई बार एक नहीं अनेकों तकलीफें हमारे गरीब बहनों और भाइयों को हुई है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परसों ही मैंने फैसला किया है, गरीबों के लिए जो योजना संबल बनी थी, नई आशा की किरण लेके आई थी, वो संबल योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी। हमने संबल योजना फिर से चालू करने का फैसला किया है। मेरा सिद्धांत रहा है, मध्य प्रदेश के संसाधन पर सबका हक है, लेकिन सबसे पहले गरीबों का हक है। संसाधन तो सबके हैं, लेकिन सबके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको सरकार अतिरिक्त सहायताएं देगी। और ये संबल योजना के अंतर्गत मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन सब बहनों और भाइयों को बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई। बेटा बेटी को अगर बहन जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दिए जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ते महाविद्यालय में, उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बिजली के बिलों की हमने जो एक अलग व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था चालू रखी जाएगी। एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो गई तो 4 लाख रुपया, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया। एक नहीं अनेकों सुविधाएं संबल योजना के अंतर्गत गरीब बहनों और भाइयों को देने का हमने फैसला किया है। इससे गरीबों को नवजीवन मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी। और ये कोई एहसान नहीं है, आपका हक है, आपका अधिकार है, जो इस सरकार ने फिर से देने का फैसला किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने पर्याप्त मात्रा में राशन, ताकि भोजन की कोई दिक्कत और कोई कमी ना रहे, इसलिए पहले ही 3 महीने का इकट्ठा राशन हमने दे दिया था। 3 महीने का इकट्ठा राशन पहले दे दिया, लेकिन उसके बाद केवल 3 महीने से काम नहीं चलेगा। इस अप्रैल महीने के अंत में और मई महीने के पहले सप्ताह में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं और चावल दोनों सम्मिलित रहेगा। लेकिन चावल और गेहूं खाएंगे काय के साथ, दाल भी चाहिए, इसलिए 1 किलो दाल, ये और हमने 2 महीने का देने का फैसला किया है। लेकिन कई गरीब मेरे भाई और बहन ऐसे थे जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं थे, वो परेशान थे, इसलिए 25 प्रकार की श्रेणियां और छांटकर उनको भी राशन उपलब्ध कराने का हमने फैसला किया है। राशन की चिंता मत करना, जितनी जरूरत होगी उतना देंगे। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। कोई इस संकट के समय भूखा ना रहे, इसलिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन भी आवश्यकता के अनुसार जिलों को उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे सभी वो भाई और बहन जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन के रूप में 46 लाख हितग्राहियों के खाते में 2 माह के पेंशन की राशि 562 करोड़ रुपया हमने खाते में डाल दी है। ये पैसा निकाल के आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे वो मजदूर भाई बहन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर से निर्माण मजदूर, जिनका पंजीकरण हुआ है, 8,25,000 से ज्यादा है, वो ऐसे सभी 8,25,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में हमने 1,000 रुपए की सहायता राशि उनके खाते में डाल दी है। वो खत्म हो जाएगी तो 1,000 रुपए की राशि फिर उनके खाते में डालने का काम कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के फंसे मजदूरों को भी 1,000 रुपए हमने देने का फैसला किया है। और मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत मेरे जो मजदूर भाई बहन मध्य प्रदेश के बाहर अलग अलग प्रदेशों में फंसे हैं, वो कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं।
इसलिए हमने तय किया है उन सबके खाते में 1,000 रुपया प्रति मजदूर डाला जाएगा। ऐसे मजदूर भाई और बहन के हमें फोन नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। अकाउंट नंबर मिलने के बाद जैसे वेरीफाई होता है कि वो वास्तव में दूसरे प्रदेश में है, 1,000 रुपया उनके खाते में डाल दिया जाएगा। अभी तक हमने ऐसे मजदूरों के 5,939 मजदूरों के खाते में पैसे डाल दिए हैं। सूची आती जाएगी, पैसे हम खातों में डालते जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो हमारी अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया, इन जनजाति के मेरी बहनों के खाते में हमने 2 महीने का 2,000 रुपया डालने का काम किया है। उनके खातों में भी ये राशि पहुंच चुकी है। हर एक ग्राम पंचायत में अगर भोजन की कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए निराश्रित भाई बहनों के लिए, असहाय भाई बहनों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने जारी कर दी है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अभी तेंदुपत्ता टूटने वाला है, महुए का फूल बीनना आपने शुरू कर दिया है। वनोपज कई लोगों को रोजगार देती है, आमदनी बढ़ाती है, और इसलिए हमने तय किया है अभी 25 तारीख से महुए के फूल सहित महुए की गुल्ली, करंज का बीज, साल का बीज, अचार की गुठली, ये सब खरीदने का फैसला किया है। और गरीब बहनों और भाइयों, ये औने पौने दाम पर ना बिके, इसलिए हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका तय कर दिया है। अचार की गुठली हम 130 रुपया प्रति किलो खरीदेंगे। इससे ज्यादा में बिके तो व्यापारी खरीदे, इससे ज्यादा दे तो व्यापारी खरीदे, लेकिन इससे कम में हम नहीं बिकने देंगे। वनोपज संघ के माध्यम से सरकार खरीद लेगी। पलास लाख 150 रुपया प्रति किलो, कुसुम लाख 230 रुपया प्रति किलो, हर्रा 20 रुपया प्रति किलो, बहेड़ा 25 रुपया प्रति किलो, हमारे महुए का फूल 35 रुपया प्रति किलो, महुए की गुल्ली 35 रुपया प्रति किलो। अलग अलग दरें हमने तय करके इनको खरीदने का फैसला किया। तो औने पौने दाम पर मत बेचना, इंतजार करना, 25 तारीख से हम खरीदने वाले हैं। आप जितना बीन के लाओगे सरकार खरीदेगी। जो तेंदुपत्ता है उसकी तुड़ाई भी शुरू होने वाली है। 2500 रुपया प्रति मानक बोरा की दर से उसकी मजदूरी देने का भी हम काम करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। मई महीने के प्रथम सप्ताह तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर रोज सृजित कर देंगे, ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखिए, उन्हीं जिलों में जहां संक्रमण नहीं है, जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात करके कौन सी गतिविधि शुरू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये हम तय करेंगे। मेरे किसान बहनों और भाइयों, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार गरीबों की, हमारी सरकार किसानों की सरकार है। और इसलिए हमने आते ही तय किया, मुख्यमंत्री बनते ही किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मई हमने कर दी, क्योंकि इस संकट में किसान पैसा कहां से लाता। पिछली सरकार ने आपके फसल बीमा योजना की राशि दबा ली थी, 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम नहीं दिया, इसलिए फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिली। मैंने आते ही जब यह देखा कि किसानों के साथ छल है, धोखा है, तत्काल फैसला किया और 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना की प्रीमियम की राशि मैंने तत्काल जमा कर दी। और इसलिए 15 लाख किसानों को 2,990 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके खाते में डाली जाएगी। एक क्लिक से इस राशि को भी आपके खाते में डालने का काम जल्दी मैं प्रारंभ करूंगा। ये किसान का हक था जो हमने उसको देने का फैसला किया है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आपको पता है, जब मैं पिछली बार मुख्यमंत्री था, हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने का फैसला किया था। अब आपको मैं फिर से ये सूचना दे रहा हूं, खुशखबरी दे रहा हूं कि हम आगे भी किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, ताकि कर्जा उसके ऊपर बोझ ना बने। हमने ये भी तय किया है, किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से जो फसल ऋण 19-20 में दिया गया था, उसके भुगतान की तिथि 28 मार्च थी। इस संकट के समय किसान कहां से पैसा लाता,
और इसलिए हमने तय कर दिया है कि अब 31 मई 2020 तक वो राशि जमा की जा सकती है। और इसका जो ब्याज होता था 55 करोड़ रुपया, वो हमने सरकार के खजाने से भरने का फैसला किया है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। मेरे किसान बहनों और भाइयों, चिंता मत कीजिए। खाद की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, आदानों की व्यवस्था, वो सब हम ढंग से कर रहे हैं। जिन इलाकों में तीसरी फसल होती है, वहां जहां नहर छूट सकती थी, नहर छोड़ के हमने मूंग इत्यादि की फसल के लिए पानी दिया है। और कोशिश हमारी ये है कि जहां किसान तीसरी फसल पैदा करता है, उसके लिए पर्याप्त बिजली भी हम किसान को दे दें, ताकि संकट के समय तीसरी फसल पैदा करके भी किसान अपनी आमदनी बढ़ा ले। एक निवेदन और आप सबसे करना चाहता हूं, ये भयानक संकट का समय है। खरीदी की कल्पना करनी इस समय मुश्किल थी। बारदाने नहीं थे, गोडाउन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आते ही पहले दिन से मैंने बारदानों की व्यवस्था। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जूट के कारखाने बंद हो गए, तो हमको जूट के बारदाने नहीं मिल रहे थे, तो हमने प्लास्टिक के बारदाने यहां बनवाने का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया है। पूरी व्यवस्था हमने बनाई। देखो, हम्माल भाग गए, मजदूर नहीं है, बिहार से और दूसरी जगह से आते थे जो हम्माली का काम और ढोने का काम करते थे, लेकिन हमने इन सारी व्यवस्थाओं को स्थानीय लोगों से पूरा करवाने का फैसला किया। और ये फैसला किया कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हम अन्नदाता के अन्न को खरीदेंगे, उपार्जित करेंगे। इसलिए हम गेहूं खरीद रहे हैं, हम चना खरीद रहे हैं, हम मसूर खरीद रहे हैं, सरसों की खरीदी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, ताकि किसान को उसके पसीने का पूरा मूल्य मिल जाए। और मुझे कहते हो खुशी है कि खरीदी अब पूरी ताकत से शुरू हो गई है। रोज किसान, हजारों किसान आ रहे हैं और अपनी उपज बेच रहे हैं। जल्दी उनके खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा। हमने बैंकों को, जिन किसानों से पहले खरीद कर ली है, बैंकों को पैसा दे दिया है। जल्दी बैंकों के पास से वो पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी प्रार्थना एक ही है, धैर्य रखना। एसएमएस होने के बाद ही खरीदी केंद्र पर आना, भीड़ मत लगाना, क्योंकि कोरोना का संकट है। और ये विश्वास रखना कि मैं हूं, पूरी उपज खरीदूंगा। जल्दीबाजी मत करना, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहना है, साबुन से हाथ धोना है। और मास्क जरूरी नहीं है कि आप खरीद के लगाओ, अपने गमछे को धो और उसी को मास्क बना लो। लेकिन केवल उपार्जन ही एकमात्र तरीका नहीं है। हमने ये फैसला भी किया कि मंडी में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का संकट है। मंडी में ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए व्यापारी सौदा पत्रक के माध्यम से आपके घर पर आकर भी आपके अनाज को खरीद सकता है। और मुझे कहती हूँ खुशी है, कई व्यापारियों और किसानों ने आपसी सहमति से ऐसे सौदे किए हैं। मुझे एक शिकायत आज मिली, और वो शिकायत ये थी कि हम्माली का पैसा कुछ जगह किसानों से वसूला जा रहा है। मैंने आज साफ निर्देश दिए कि व्यापारी और किसान जिस भाव पर सौदा करेंगे, वो पूरा पैसा व्यापारी को, किसान को देना पड़ेगा। उसमें से हम्माली वो नहीं काटेगा। ये मैंने निर्देशित किया है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आप चाहें तो अलग प्राइवेट मंडियों में भी अगर कोई मंडी बना के, दुकान बना के प्राइवेट खरीद करना चाहता है, तो प्राइवेट खरीद केंद्रों से पर भी आप अपने अनाज को ठीक मूल्य मिलने पर बेच सकते हो। समर्थन मूल्य पे हम खरीद ही रहे हैं, तो वो सुरक्षा कवच हमारे पास है ही, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने खरीद केंद्र पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए, 4700 से ज्यादा खरीद केंद्र है। और इसलिए उपज की चिंता आप मत करना, मैं किसानों की चिंता करूंगा। किसान बहनों और भाइयों, संकट का समय है, धैर्य का परिचय देना, मिलके हम सब इस संकट से निकलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत लाड करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मेरे कई बच्चे बाहर फंसे थे, कोटा में भी फंसे हुए थे। आज ही, कल और आज में 2700 से ज्यादा ऐसे बच्चे बस भेजकर वापस बुला लिए गए हैं। अब वो अपने घरों पर जा रहे हैं। हमारे ऐसे बच्चे, देखो, इस संकट में सावधानी रखने की जरूरत है, और सावधानी रखते हुए हमने उनको घर पहुंचाया है। पुट्टपर्ती में भी जो लोग फंसे थे, उनको भी वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मजदूर जो जहां हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन
बच्चों की पढ़ाई इस समय बाधित ना हो, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं सकते, इसलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था करने का फैसला किया है। और इसलिए इस दौरान ऑनलाइन महाविद्यालय और विद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जा रहा है, ताकि यथासंभव हम पढ़ाई में कोई कमी ना रहने दें। मेरे बच्चों के चूंकि स्कूल बंद है, इसलिए पहली से लेकर 8वीं तक के 87 लाख से ज्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिल जाए, इसलिए उनके खाते में हमने 165 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई है। 2 लाख रसोइयों को भी 2-2 हजार रुपया मिलेगा, तो रसोइयों को भी काम मिल जाएगा और बच्चों को खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाएगी, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मेरे भांजे भांजियों, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी नहीं गई थी। जब मुझे ये पता चला तो तत्काल मैंने 430 करोड़ रुपए की राशि मिशन 1 क्लिक के माध्यम से छात्र छात्राओं के खाते में डाल दी है। ये उनका अधिकार था, ये उनको देनी चाहिए था, इसलिए हमने किया। 1 से 8 तक की कक्षा, 1 से 8 तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन हमने देने का फैसला किया है। मेरे बच्चों, मेहनत से घर पर ही पढ़ना। ये संकट आया है, मम्मी पापा तुम्हारे साथ है, लेकिन मामा भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, कई योजनाएं मेरी बंद कर दी गई थी, जिसमें मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जैसी योजना का भी लाभ बहुत कम दिया था। मैं उन सब की समीक्षा कर रहा हूं और जल्दी ही उन योजनाओं को मैं फिर से प्रारंभ करूंगा। अपने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। हमने ये भी तय किया है कि बच्चों को जो यूनिफॉर्म हम देते हैं स्कूल में, अब पैसा खाते में नहीं डालेंगे, बल्कि अपनी बहनों से, क्योंकि उनको भी तो रोजगार चाहिए। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें उन यूनिफॉर्म को बनाने का काम करेगी। इससे बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी और बहनों को रोजगार मिलेगा। मेरी प्रिय बहनों, संकट के समय आप एक काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकती है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कई बहनें कर रही है। हमारी हजारों बहनों ने 59 लाख से ज्यादा फेस मास्क बनाए हैं और पूरे प्रदेश के नागरिकों द्वारा वो उपयोग किए जा रहे हैं। अभी मास्क की बहुत आवश्यकता है, फेस कवर चाहिए, और इसलिए उस आवश्यकता को देखते हुए हमने ये तय किया है कि इन मास्क के निर्माण का काम हम व्यापक पैमाने पर माताओं और बहनों से करवाएं। इसलिए एक योजना बनाई है हमने, उसका नाम मैंने दिया है जीवन शक्ति योजना, क्योंकि मास्क आज जिंदगी देने का काम कर रहा है। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, अगर आप इच्छुक हैं कि घर बैठे मास्क बनाए, आपको कहीं नहीं जाना, तो ऑनलाइन आप पंजीयन करवाएंगे, मोबाइल के माध्यम से पंजीयन हो जाएगा। विस्तृत जानकारी मैं आपके पास भेज रहा हूं और आप मास्क बनाएंगे। आपने जो मास्क बनाए उनकी 11 रुपया प्रति मास्क की दर से राशि 1 दिन के अंदर आपके खाते में भेज दी जाएगी और आपके बनाए हुए मास्क राशन की दुकान और अन्य दुकानों पर उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश की जनता को मास्क मिल जाएंगे और मेरी बहनों को मास्क बनाने से रोजगार मिल जाएगा। हमारी बाकी संस्थाएं भी और कारखाने भी अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारी माताओं बहनों से मास्क बनवाने का काम कर सकते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमको एक नहीं अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करना है। परिस्थितियां देख के हमने ये तय किया है कि अलग अलग जिले जहां संक्रमण नहीं है वहां कई आर्थिक गतिविधियां हमने प्रारंभ कर दी। मनरेगा के काम हमने प्रारंभ कर दिए, निर्माण के काम हमने प्रारंभ कर दिए। तेजी से कई तरह के काम हम और प्रारंभ करेंगे ताकि लोगों को रोजी रोटी मिल सके। जो कारखाने थे कुछ जगह छोड़कर, जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, उनको छोड़ के कारखानों में भी काम शुरू करने की अनुमति दी है। हमने ये भी तय कर दिया है कि 8 घंटे के स्थान पर चाहे तो 12 घंटे भी मजदूर काम कर सकते हैं, बशर्ते उसी रेशो में उनको मजदूरी अधिक दी जाए। सप्ताह में 6 दिन भी काम कर सकते हैं, इसकी अवधि, इसकी अनुमति भी हमने दी है। ओवर टाइम की पात्रता उन मजदूरों को होगी और इसलिए कारखाने भी हमारे काम शुरू कर सके जहां संक्रमण नहीं है, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की ऐसी गतिविधियां अभी हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अनेकों प्रकार की बहुत कारगर दवाइयां हैं।
अब मैं रोज स्वयं भी आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन कर रहा हूं और 24 घंटे में से 18, 19 और 20 घंटे भी काम कर रहा हूं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि ये आयुर्वेदिक काढ़ा या इस तरह की दवाइयां जिसको भारत सरकार के आयुष विभाग ने रिकमेंड किया है, उनका सेवन जरूर करें। अभी हमने ऐसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को आयुष विभाग के माध्यम से वितरित की है। लेकिन अब मैं एक नई योजना बना रहा हूं, जीवन अमृत योजना। इस योजना के अंतर्गत हमने तय किया है कि यह आयुर्वेदिक काढ़ा जो हम पी रहे हैं, जिसको आयुष विभाग ने रिकमेंड किया है, ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से घर घर बांटा जाएगा। अगले 3 महीने में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को ये काढ़ा पैकेट्स वितरित करने का लक्ष्य हमने दिया है। रोग हो जाए उससे बेहतर है हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें ताकि रोगी ना बने हम। और इसमें आयुर्वेद भी रामबाण है, उसका उपयोग हमको जरूर करना चाहिए। मैं आज आभारी हूं सचमुच में हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, हमारे पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के अफसर, हमारे नगरीय निकायों के राजस्व के अनेकों कर्मचारी, अधिकारी और उससे भी ज्यादा समाज सेवी दिन और रात अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के कोरोना नियंत्रण के कार्य में लगे हुए शेष सभी कर्मियों के लिए भी अनहोनी हो जाने पर राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि हमको ये 50 लाख रुपया देना पड़े, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती है। हमने ये भी फैसला किया है कि कोरोना के पॉजिटिव मरीज के साथ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वार्ड बॉय हो, कंपाउंडर हो, वो जो काम कर रहे हैं उनको 10,000 रुपया प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने का काम करेंगे। और इसी प्रकार यदि और किसी विभाग का, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इलाज तो निःशुल्क होगा ही, लेकिन 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, इंदौर की जूना इंदौर थाने के थाना प्रभारी हमारे साथी जांबाज अफसर देवेंद्र चंद्रवंशी नहीं रहे। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल भी कोरोना के संक्रमण से लड़ते लड़ते चले गए। इन दोनों कर्मवीरों को मैं प्रणाम करता हूं। उनका परिवार अकेला नहीं। सरकारी नौकरी देने का फैसला किया, 50 लाख रुपए की सम्मान निधि देने का फैसला किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मतलब उनके सर्विस काल तक पूरी वेतन उन परिवारों को देंगे और उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, पुलिस के हमारे अफसर जवान दिनों रात लग के, उन सब के लिए भी हमने कोरोना पदक देने का फैसला किया है। 15 अगस्त के दिन दिया जाएगा। और बाकी भी विभागों के कर्मचारी जो बेहतर और उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनको कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे रियल हीरो है। इतनी अवधि में जो काम मुझसे हो सकता था, सरकार से हो सकता था, दिन और रात हमने करने की कोशिश की है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना से लड़ाई लंबी लड़ाई है। ये 1-2 दिन 1-2 महीने की नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा लंबी भी चले, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बनाते हुए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हिम्मत और हौसला है तो यमराज के मौत के मुंह से भी वापस लौट आते। उसकी चिंता मत कीजिए, सावधानी रखना है। जितनी चीजें पहले बताई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी, और उनके नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री ऐसे योद्धा हैं कि सारी दुनिया कह रही है कि कोरोना से लड़ाई में सबसे सार्थक प्रयास अगर किए हैं, नेतृत्व अगर दिया है, तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं
और उन्होंने जो चीजें तय की है, सरकार ने जो चीजें तय की है, उसका हम पूरा पालन करेंगे। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक करने वाले हैं। उस बैठक के बाद आगे के काम भी तय होंगे। एक दुखद घटना इस बीच में जरूर हुई है मेरे बहनों और भाइयों। दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दोनों दरिंदे पकड़ लिए गए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी ताकि आगे उस बेटी का भविष्य उज्जवल हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हिम्मत और हौसले रखिए, मिलकर हम लड़ेंगे। और एक बात और, ये चुनौती है कोरोना का संकट, ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से हम घबराएंगे नहीं, इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन मैं पैसे की कमी की बात भी नहीं करूंगा, व्यवस्थाएं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप और हम मिलके कोरोना को भी हराएंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक नया इतिहास भी रचेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।